हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। देखिए आज जो है आप लोगों के बीच में मैं जो संडे को टेस्ट के लिए क्वेश्चन दिया था 17 मई को, चूँकि वीडियो के स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन होगा, है ना। अगर जो लोग के पास भी क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन को देख लेंगे। वैसे आपके लिंक वगैरह पे भी सब पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले जो है मैं इन सारे क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करूँगा, क्योंकि लाइव क्लास में जो है बहुत से स्टूडेंट्स जो कमज़ोर नेटवर्किंग के वजह से जुड़ नहीं पाए थे, बहुत से बच्चे बाद में रिक्वेस्ट किए अन्य माध्यम से कि सर आप जो है ना वो क्लास को फिर से एक बार अपलोड कर दीजिएगा। तो ठीक है, लाइव क्लास में तो हम सिखाए थे प्रॉब्लम्स ऑफ 12th रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन उसी में कुछ इस क्वेश्चन को भी डील किए थे। तो पहले मैं आपको एक वीडियो इसके लिए डाल देता हूं कि जिसमें आप सारे क्वेश्चन को डील कर लेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, ठीक ना। माइनर टेस्ट 2 के लिए एक क्वेश्चन था। देखो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में दो चार्ज दिया हुआ है Q1 और Q2, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस Q2 से ओरिजिनेट करते हुए दिखाया गया है और Q1 पे टर्मिनेट कर रहा, इस तरह से दिखाया हुआ आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं। देखो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो ये चार्ज निगेटिव होगा, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता और निगेटिव पे टर्मिनेट। इसके अलावे जो है इससे और भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हुए दिखाया गया, ठीक ना। इस तरह से और भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हुए इससे दिखाया गया। तो देखो जितने ज़्यादा संख्या में लाइंस ऑफ फोर्स दिखाया हुआ हो तो इनडायरेक्ट वे में ये समझना कि वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे इस Q1 पे 6 लाइंस ऑफ फोर्स इंसिडेंट करते हुए दिखाया गया है और इससे काउंट करो तो 18 लाइंस ऑफ फोर्स निकलते हुए दिखाया गया है। तो अगर तुमसे कोई पूछे Q1 और Q2 का रेशियो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो जानना कि ये जो होगा 6 लाइंस ऑफ फोर्स इसमें इंटर करते और इससे 18 दिखाया गया है, यानी कि 1:3। या देखो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अगर मैग्नीट्यूड वाइज नहीं बोलो, अगर एक को प्लस माइनस लो तो ये भी बोलोगे तो सही है। तो ऑप्शन में तुम्हारा 1/3 है, यानी वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के रेशियो को डिस्कस कर रहा है। तो चलो इसका तो आंसर कौन होगा, तो ए हो गया। अब चलो जो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बॉडी को हम चार्ज किए उसको रब करके, ठीक ना। देखो इस पेन को हम हाथ में रगड़े और मान लो ये पेन चार्ज हो गया। चार्ज होना मतलब क्या हुआ, दो ही बात हो सकता है, या तो ये पेन इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा और नहीं तो पेन इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र तो मेनली इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये लूज किया होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा, तो जाहिर है इसका मास कुछ घट गया होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने के वजह से। अगर ये निगेटिवली चार्ज हुआ होगा, इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी मास इसका इंक्रीज कर गया। यानी कि मास जो है इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि वो न्यूट्रल बॉडी जो चार्ज हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ कि निगेटिव। अगर निगेटिवली चार्ज हुआ तो मास इंक्रीज हो जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो मास डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए सही आंसर होगा कि इसका जो वेट है में इंक्रीजेज स्लाइटली और में डिक्रीजेज स्लाइटली। अब देखो जो थर्ड क्वेश्चन, देखो जहाँ पे डाइपोल पढ़ाए हैं वहाँ सिखाए हैं कि जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये गारंटी है कि उस डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। क्यों?
अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम रखते हो डाइपोल को, क्वेश्चन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया है, तो डाइपोल में क्या होता है, जितना प्लस चार्ज उतना ही माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज पर अगर इधर फोर्स की हुई तब माइनस पर उल्टा फोर्स की हुई, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो जहां डाइपोल बतलाए हैं वहां देखना, नोट में लिखवाए थे कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ठीक ना, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसका सही आंसर जो है ना ए होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा है कि एक कैपिटल क्यू चार्ज, जानते ही वो हर चार्ज जो है ना अपने सराउंडिंग में फील्ड को क्रिएट करता है ना, फील्ड को क्रिएट करता है। इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हम लोग ओरिजिनेट करते हुए दिखाते हैं। ये जो है फील्ड को क्रिएट करता है। अब ये तुमको सिखाया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड किसको बोलते हैं, तो जिस फील्ड में जहां से चलोगे और वहीं पहुंचोगे वर्क जीरो हो जाए, राउंड ट्रिप वर्क जिसमें जीरो हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये जानना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या तुम ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ा था, mg वगैरह भी, कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क का 2 बात तुमको वर्क से रिलेटेड याद रखना है। फर्स्ट क्या, कि राउंड ट्रिप वर्क जीरो होता है, जहां से चलोगे वहीं पहुंचोगे वर्क जीरो। और सेकंड, वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी पेन यहाँ है और हम यहाँ ले गए तो जो mg के द्वारा वर्क हुआ, अगर हम ऐसे भी यहाँ ले जाएं, ऐसे भी ले जाएं, तो mg के द्वारा वर्क वही होगा। तो देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है ये अपना फील्ड तो प्रोड्यूस किए हुए है, और तुम इसके फील्ड में एक दूसरे चार्ज को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करा रहे हो, जहां से लेके चले फिर वहीं पहुंचा दे रहे हो। तो पूछ रहा है कि तब बतलाओ वर्क क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, हेंस राउंड ट्रिप वर्क विल बी जीरो, है ना, वर्क जो होगा वो जीरो होगा। और देख लो इसका भी सही आंसर जो है वो ए है। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि 2 ठो पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, जैसे मान लो तुम Na+ सोडियम प्लस बोलते हो, यानी सोडियम प्लस जो है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यही ना। तो पॉजिटिव आयंस है यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो कह रहा है कि 2 पॉजिटिव आयंस है और दोनों के पास चार्ज Q है, जाहिर है वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ही होगा। कह रहा है कि दोनों को जब हम डी सेपरेशन पे रखते हैं तो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F। तब ये बतलाओ कि ये दोनों जो है, ठीक ना, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, प्रत्येक के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है। यानी पहले तो पता करो इस पर चार्ज कितना है ना। अगर मान लो इस पर +10 कूलम चार्ज है सपोज करो, तो कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करने से ये आया होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देंगे। जानते हो Q = N × E होता है, यानी पहले चार्ज निकालो। तो देखो क्वेश्चन में फोर्स दिया है, फोर्स का फॉर्मूला जानते हो 1/4πε0 Q × Q/d²। तो Q² 4πε0 F × d²। देखो Q तो निकल गया, 4πε0 F
d²। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो Q इजकल टू N इंटू ई होता है ना, तो N कितना होगा बोलो, Q बाई ई। यानी कि Q का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ d² अंडर रूट है डिवाइडेड बाई ई, या इसी को देखो ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ d² डिवाइडेड बाई e², है ना। ई को रूट में ला दिए तो e² कर दिए। देख लो ये कौन ऑप्शन है, तो ये थर्ड ऑप्शन है। तब 5 का जो है सी जो है वो सही है। अब देख लो, इस क्वेश्चन में एक प्लेन सरफेस दिया, ठीक ना, प्लेन सरफेस दिया है और कह रहा है तुमसे क्या कि बतलाव अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए और लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो सोचो जैसे यही प्लेन सरफेस है और लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाए तो सोचो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बीच का एंगल तो 90 हो गया। और ऐसे भी सोचो ना, कोई लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस तो नहीं ना कर रहा है, तो जब कोई लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ही नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, 0। यानी देखो ऐसे तुम बोल सकते हो, मैथमेटिकल मेथड से बोलोगे तो ई डॉट ए कॉस 90 और कॉस 90 क्या हो गया, 0। अब तुम कहोगे यहाँ तो आप एंगल थीटा दिए, अरे वो तो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, तो बीच का एंगल ये हो गया नहीं ना, बीच का एंगल तो 90 हो गया, ठीक है। तो चलो इसको भी जो है कि स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, बाकी क्वेश्चन के तुलना में थोड़ा बेटर है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी तुम बनाए हुए हो, लेकिन अब एग्जैक्टली जो क्वेश्चन बताया हुआ वही पूछ दिया जाए तो ये बहुत बढ़िया तो रहेगा नहीं। तो देखना, कह रहा क्वेश्चन में कि दो इक्वल लेंथ का आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, यानी दोनों पे चार्ज इक्वल है, दोनों बॉडी का मास भी इक्वल है, एक जैसा दोनों बॉडी, ठीक है, एक दूसरे से ये r सेपरेशन पे है। एक बात जानना, जब दोनों बॉडी का मास इक्वल होता है ना, तो उस केस में ये जो मिडिल लाइन है, ये जो एंगल बाइसेक्टर है, उससे इस लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे दोनों सेपरेटेड होता है। यानी अगर पूरा r है तो ये r/2 होगा, तो ये भी r/2 होगा। ये याद रखना, मास दोनों बॉडी का अगर इक्वल हो, तो मास अगर अनइक्वल होगा तब तो ये एंगल अलग हो जाएगा, उसको भी आगे बतला देंगे उसका क्या रिलेशन है। लेकिन जब मास इक्वल होगा तो ऑल केसेज में याद रखना, इस तरह के केस जब रहे तो इक्वली जो है ये सेंट्रल लाइन से सिचुएटेड होता है दोनों चार्ज। तो सोचो इस चार्ज पे कितना फोर्स, तो F फोर्स है ना, इस चार्ज पे भी F फोर्स, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है ना। और इसी पोजीशन में रुका हुआ, मान लो 1 मिनट के लिए एंगल थीटा, इधर जाहिर है टेंशन लग रहा और नीचे जो है वो mg लग रहा है ना, नीचे mg लग रहा। वही बात इसके लिए भी होगा, कोई एक का काम करते हैं दूसरा का तो अपने आप हो जाएगा, दोनों के लिए ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। सोचो ये अगर थीटा है तो जाहिर है ये भी थीटा, और टेंशन को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो जानते हो ना, इधर t cos थीटा और इधर क्या हो गया, t sin थीटा, है ना। बोलो t sin थीटा किसके इक्वल, तो f के। t sin थीटा इक्वल f के। t cos थीटा किसके इक्वल, mg के, है ना। ये रुका हुआ है तो जाहिर है जितना अपवर्ड फोर्स उतना डाउनवर्ड, जितना फोर्स राइट में उतना फोर्स लेफ्ट में। थोड़ा सोचो तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड,
तो टेन थीटा कितना आया बतलाओ। तो टेन थीटा आ गया F/mg, ठीक, F/mg। तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, टेन थीटा के लिए इक्वेशन लिखे तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसा करते हैं, टेन थीटा का वैल्यू रख देते हैं पर। अब देखो, अब इस टेन थीटा को लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है r/2 और बेस कितना है y, यानी कि r/2 डिवाइडेड बाई y। ये किसका वैल्यू हुआ, टेन थीटा का। अब f का वैल्यू, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स KQ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r² और होल डिवाइडेड बाई, देखो नीचे mg है ना। चलो अब इस इक्वेशन को प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। देखो r² तो नीचे है, इधर लाओगे तो r³ हो गया डिवाइडेड बाई 2y, देख लो 2 यहाँ इधर आ गया, KQ² बाई mg। चलो इसको इक्वेशन ए बोल दे रहे, ठीक ना, इसको बोल दिया इक्वेशन ए। अब इसी क्वेश्चन में देखो तुमसे जो आगे कहा जा रहा है, कह रहा है कि अब ये जो दोनों स्ट्रिंग है इसको मिडिल में क्लैंप कर दिए। मतलब समझो ये दोनों स्ट्रिंग को एक तरह से आपस में स्टिक कर दिया गया और y/2 डिस्टेंस नीचे आकर के यहाँ पे फिक्स कर दिया गया। अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में तुमसे कि अब बतलाओ न्यू सेपरेशन क्या होगा, ये दोनों चार्ज कितना सेपरेशन पे एक दूसरे से रुका हुआ रहेगा, तो कैसे बनाएंगे थोड़ा देखना। तो फिर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देख लो पूरा पहले y था यहाँ से यहाँ, अब ये y/2 है, तो जितना फोर्स इस पर लगेगा जाहिर है उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। मान लो ये एंगल थीटा डैश है, ये भी थीटा डैश है ना। नीचे जो है mg फोर्स लग रहा है, देखो जो इस पर फोर्स लग रहा है वही सब तो इस पे भी लग रहा है। हम इस पे काम कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो चलो अब जो है इधर लग रहा है टेंशन, चलो टेंशन को हम टी डैश बोल दे रहे हैं। ये एंगल थीटा डैश तो बोलो ये भी थीटा डैश होगा, तो इधर क्या हो गया जी टी डैश कॉस थीटा डैश, इधर क्या हो गया टी डैश साइन थीटा डैश, है ना। और इसी पोजीशन में रुका हुआ है, तो फिर यही काम करो ना जैसे इसमें हम लोग काम किए। बोलेंगे क्या, टी डैश साइन थीटा डैश इज इक्वल टू एफ डैश एंड टी डैश कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू एम जी। मान लो ये इक्वेशन थर्ड है, ये 4 है, दोनों को डिवाइड करोगे, थर्ड डिवाइडेड बाई 4, बोलो तो क्या आ गया जी टेन थीटा डैश एफ डैश बाई एम जी, है ना। अब थोड़ा सोचो, है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है वो, उस तरह से सब क्वेश्चन देखो एक ही जैसा नहीं रहता। तुमको एग्जाम में अगर मान लो 30 क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें 8-10 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बस एक बार ठीक से ऑब्जर्वेशन कर लो तो तुम जो है बहुत हद तक उसके आंसर तक पहुंच जाते हो, या तुमको ऐसा लगता है कि हाँ ये बन जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो लगता है कि नहीं इसके लिए मुझे कुछ थिंक करना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अलग लेवल का होता है जो तुम्हारे रैंक को डिसाइड करता है कि नहीं ये सबसे नहीं बन सकता। तो चलो तुम्हारे माइनर टेस्ट में भी कोशिश किया गया, हालांकि कोई बहुत हार्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, बस ये है थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। तो देखो जी टेन थीटा डैश, तो टेन थीटा डैश परपेंडिकुलर यानी r डैश बाई 2, ये है y/2, यानी कि r डैश बाई 2 y/2। एफ डैश क्या लिख दें जी, बोलो एफ डैश क्या लिख दें, तो k q इंटू क्यू यानी q²
डिवाइडेड बाई आर डैश स्क्वायर और नीचे में फिर mg। अब थोड़ा सोचो तो ये 2 तो गायब हो गया, आर डैश स्क्वायर इधर गया, आर डैश क्यूब डिवाइडेड बाई वाई के क्यू स्क्वायर बाई mg, ये इक्वेशन बी। थोड़ा ए और बी को बढ़िया से देखो, ए और बी में देखो तो जो राइट हैंड साइड है दोनों का इक्वल है क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा क्या? यानी बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशंस ए एंड बी, ए और बी से बोल सकते हो कि आर क्यू डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू आर डैश क्यूब डिवाइडेड बाई y। देख लो जी, y y कैंसिल हो गया, निकालना किसका वैल्यू है? देखो तो आर क्यूब इजकल टू या आर डैश क्यूब इजकल टू आर क्यूब बाई 2, और वही बात है, इधर का इस साइड लिख दी। बोलो तो आर डैश मुझे निकालना है, तो इधर पावर 3 है तो ये पावर 3 तो गायब हो गया, आर हो गया, और 2 पर पावर कितना 1/3, यानी आर डैश जो हो गया आर बाई क्यूबिक रूट 2, ऐसे बोल सकते हो ना, या ये भी बोल सकते हो, दोनों आंसर है। हाँ देखना, जो तुम्हारा ये क्वेश्चन पेपर है इसमें जो है, हालांकि हम जो करेक्ट वाला जो पेपर होगा, थोड़ा बहुत हल्का एरर आ गया था किसी में, तो वो क्वेश्चन कहीं स्टार्ट में डाला हुआ होगा, उसको देख लेना, और उसके अकॉर्डिंग जो है तुम्हारा ऑप्शन डी सही है। लेकिन स्टार्ट में जो पेपर मिला था उसमें थोड़ा एरर आ गया था ऑप्शन देने में, बाकी ऑप्शन सही था, लेकिन जो सही ऑप्शन था उसी को जो है वो सही ढंग से नहीं लिख पाने के वजह से वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो उसको देख लेना, ठीक है। तो अब जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा है कि 3 ठो चार्ज, ये दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसा चार्ज, और जो थर्ड चार्ज है वो किस नेचर का है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसके मिडिल में रखा हुआ, बीच में रखा हुआ, और तीनों में कोई चार्ज फिक्स किया हुआ नहीं है, यानी क्लैंप नहीं है। यहां तुम ऐसा नहीं कि बोर्ड के साथ उसको अटैच कर दिए, तीनों फ्रीली रखा हुआ है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स उस पर 0 है ना, उस पे नेट फोर्स 0, तीनों पे नेट फोर्स 0 है। तो थोड़ा सोचो ऐसे कि ये जो कैपिटल क्यू है, इस कैपिटल क्यू को इधर रिपेल करेगा, और ये जो स्मॉल क्यू है अगर ये भी पॉजिटिव ही रहा तो ये भी रिपेल करेगा। मान लो ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये जो है इसको रिपेल करेगा, तो ये भी रिपेल करेगा, तो ये कभी रुका हुआ रह सकता है। इसका मतलब ही हुआ कि ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो इसको कैसा होना पड़ेगा, निगेटिव, तब ना ये जो कैपिटल क्यू है इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, और ये जो स्मॉल क्यू है वो क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा है ना, स्मॉल क्यू अट्रैक्ट कर रहा, और इसी पोजीशन में रुका हुआ। तो अगर देखो ये तो रेस्ट में रहेगा ही, अपने आप इक्विलिब्रियम में रहेगा। कैसे, ये मिडिल में है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर अट्रैक्ट किया, ये भी पॉजिटिव इधर अट्रैक्ट किया, दोनों इक्वल फोर्स लगाया, ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ही। अब सोचो अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ये भी होगा, क्योंकि इसके साथ भी सेम वैसे ही हम लोग फ्री फोर्स दिखाएंगे कि ये कैपिटल क्यू जो है इसको रिपेल करेगा, माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा। यानी ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए F1 शुड बी इक्वल टू F2, है ना, यानी कैपिटल क्यू जो फोर्स लगाया वो ये माइनस क्यू जो अट्रैक्शन का फोर्स लगाया उसके इक्वल होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना। यानी बोलेंगे कि फॉर
इक्विलिब्रियम ऑफ Q, F1 शुड बी इक्वल टू F2। तो बोलो जी F1 ये जो फोर्स लगाएगा उसका मैग्नीट्यूड, तो K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और माइनस Q जो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा तो K कैपिटल Q इंटू Q, ठीक ना। ये नहीं कि माइनस Q लिख देना, क्योंकि फोर्स के मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं हम लोग। तो R/2 होल स्क्वायर, है ना। देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? K कैंसिल, कैपिटल Q कैंसिल, कैपिटल Q बाई R स्क्वायर। इधर क्या बचा जी, थोड़ा सोचो तो। ये देख लो 4 ऊपर चला गया, Q बाई R स्क्वायर। देख लो तो R स्क्वायर कैंसिल हो गया। स्मॉल q का वैल्यू कितना आ गया जी? तो स्मॉल q का वैल्यू आ गया Q/4। लेकिन तुमको मालूम है इसको माइनस में रखना है ना, तो अगर हम लोग विथ साइन इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना हो गया? -Q/4, है ना। तो चलो ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है ये? तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही है ना। तो चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो, कोई क्लोज सरफेस हो और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो। पहले ऐसे ही कॉमन सेंस से सोचो, चारों तरफ से बंद सरफेस है और फ्लक्स जीरो है। तो तुम पढ़े हो ना कि क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स होता है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर फ्लक्स जीरो है तो ये गारंटी हो गया ना कि उसके अंदर में चार्ज जीरो होगा, यानी ये गारंटी है कि उसके इनसाइड में चार्ज जीरो होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो उसके इनसाइड में चार्ज को तो जीरो होना ही है। देखो चार्ज जीरो दो तरह से हो सकता है। एक तो ये हुआ कि इसके अंदर में कोई चार्ज ही नहीं हो, और सेकंड ये हुआ कि चार्ज जो है मौजूद है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उतना ही निगेटिव चार्ज मौजूद है ना। जितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उतना ही निगेटिव चार्ज मौजूद है। तो उस केस में भी टोटल चार्ज इनसाइड क्या हो गया? जीरो, और फ्लक्स भी क्या होगा? जीरो। अब देखो जो ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है, तो ये जो है ऑलरेडी 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एक स्टेटमेंट में कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। कह रहा है कि क्या जरूरी है कि सब जगह सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो? क्या यह जरूरी है कि सब जगह सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो? तो देखो अब इसको भी समझना। जैसे मान लो कोई क्लोज सरफेस है और तुम यहाँ पे +Q चार्ज रख दिए और यहाँ पे रख दिए -Q चार्ज, उतना ही चार्ज निगेटिव में रख दिए -Q चार्ज, एक यहाँ रख दिए एक यहाँ रख दिए। अब तुम सोचो कि पूरे सरफेस के थ्रू अगर बात करोगे तब तो टोटल चार्ज इनसाइड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करोगे तो जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकाले तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और ये निगेटिव चार्ज उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, है ना। लेकिन जितना इसके कारण मैग्नीट्यूड होगा उतना इसके कारण यहाँ नहीं ना हो सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पर है, ठीक ना। चलो इसको और थोड़ा दूर बना दे रहे हैं, थोड़ा समझना बात को। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज,
यहाँ पे निगेटिव चार्ज। हम इस पॉइंट पर एक क्लोज सरफेस है, इसको हम पैक कर दिए हैं, कोई क्लोज सरफेस। अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इस प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दिया। यहाँ कोई प्लस चार्ज रखोगे तो ये रिपेल करेगा और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। सोचो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इधर, लेकिन ज्यादा वैल्यू तो इसका ना होगा क्योंकि ये इसके नजदीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सरफेस पे जीरो हो गया? तो कोई जरूरी नहीं है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही हो, है ना, जीरो हो भी सकता है। नहीं तो कोई यहाँ तो जीरो नहीं होगा, ये तो गारंटी है। हाँ तो कहो कि हो भी सकता, वो कब बात करेंगे? तो अगर मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू, जैसे तुम एटम में ही बात करते हो, तो पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में है और इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से चारों ओर मूव कर रहा। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर हो जाता है। और अब अगर कोई तुम क्लोज सरफेस लोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा, ये निगेटिव चार्ज उतना ही इधर देगा। तो उस केस में इसके सरफेस के ऑल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। यानी हम लोग इससे ये सीखे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कि अगर कोई क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स जीरो हो तो क्या निष्कर्ष निकालोगे? तो बोलेंगे पहला निष्कर्ष तो निकालेंगे कि इसके इन साइड में टोटल चार्ज जीरो होगा। तो इन साइड में टोटल चार्ज जीरो कितने तरह से हो सकता है? तो बोलेंगे दो तरह से हो सकता है। एक तो हो कि कोई चार्ज ही नहीं हो तो चार्ज जीरो हो गया, और दूसरा क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही निगेटिव चार्ज भी हो, तब भी टोटल चार्ज जीरो हो गया। अब तुमसे कोई कहे कि क्या फ्लक्स जीरो होगा तो क्लोज सरफेस के ऑल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी जीरो होगा? तो बोलेंगे कि नहीं, वो डिपेंड करेगा वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर मान लो जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है, तो टोटल चार्ज तो जीरो है, तो फ्लक्स तो जीरो हो गया। लेकिन अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो जीरो नहीं है। अगर वही डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का हो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर हो, और तब तुम एक स्फेरिकल सरफेस ले लो, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। या क्वेश्चन यही है कि फ्लक्स जीरो है क्लोज सरफेस पर, तो अगर अंदर कोई चार्ज ही नहीं हो तो उस केस में भी सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे जीरो जो है दो केस में हो सकता है। एक तो अंदर कोई चार्ज हो ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के ऑल पॉइंट पे जीरो होगा, और अगर चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का सेंटर एक पॉइंट पे हो, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर हम इस तरह का स्फेरिकल सरफेस लें या कोई भी क्लोज सरफेस लें तो वहाँ तो हम जीरो बोलेंगे। लेकिन अगर उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर है, निगेटिव चार्ज का सेंटर इधर है, जैसे तुम पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल पढ़ते हो, जैसे ही नॉन पोलर हो जाता है पोलर हो जाता है, तो उस केस में अगर तुमसे कोई कहे क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो बोलेंगे नहीं। यानी कि सही आंसर ये होगा कि कोई भी क्लोज सरफेस के थ्रू जब फ्लक्स जीरो हो तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि फ्लक्स अगर जीरो है तो इन साइड में टोटल चार्ज तो जीरो होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों है। यानी दो स्टेटमेंट दिया गया है और ऑप्शन में जो है बी में लिखा हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सही है? तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है। देखो मैं भी कहने का मतलब ही हुआ हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। और थर्ड स्टेटमेंट है द चार्ज इनसाइड द सरफेस मस्ट बी जीरो, अंदर के सरफेस में क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज निश्चित रूप से जीरो होना चाहिए। तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था।
चलो इसको भी जो है कि स्क्रीनशॉट ले लो आगे के लिए। देखो प्रॉब्लम नंबर 10, ये 10 प्रॉब्लम क्या कह रहा है। तो देखो इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है तुमसे कि गॉसियन सरफेस कैसा लेना चाहिए और कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है। देखो जैसे मान लो एक हॉलो स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो याद करो हम लोग गॉसियन सरफेस कैसा लेते थे, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते थे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते थे। भाई स्फेरिकल क्यों लेते थे, तो देखो इसलिए लेते थे क्योंकि इसके सेंटर से ये पॉइंट जितना डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर ये है, उतना ही डिस्टेंस, ये सिमेट्रिकल ना हो जाता था, चारों तरफ से देखने में एक जैसा होता था और इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम होता था ना। यानी कोशिश ये करना चाहिए कि जब भी हम गॉसियन सरफेस लें तो ऐसा सरफेस लें जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वल रहे, यानी कि सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेना चाहिए। लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि अच्छा एक बात बतलाओ, अगर हम इसको बॉक्स में पैक कर दें, तो क्यूबिकल एक बॉक्स में पैक कर दिए, क्या ये गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते हैं? बोलेंगे सरफेस तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ए पॉइंट इसके सेंटर से अलग डिस्टेंस पर है, अलग डिस्टेंस पर है, अलग डिस्टेंस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में अलग होगा, डायरेक्शन में भी अलग होगा। तब ये इस तरह का सरफेस ले लिए कि जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, यानी कि गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जब भी लो तो ऐसा सिमेट्रिकल सरफेस लो जिसके सरफेस के ऑल पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहे। अब देखो, अब उसी में जो है तुम कहोगे कि सर आप जैसे प्लेन शीट लिए थे, तब प्लेन शीट लिए तो उसमें तो आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिए, इस तरह से ऐसा आप गॉसियन सरफेस ले लिए थे, हैं? तो क्या इस सिलेंडर के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था? तो बोलेंगे कि देखो सही बात ये था कि इस प्लेन शीट वाला जो हम लोग केस लिए थे, उस केस में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना था और सिलेंडर के सरफेस पे, यानी जो कर्व पार्ट है, उस पे तो फ्लक्स जीरो था, इसलिए उस पे तो मुझे निकालना भी नहीं था और उसका ज़रूरत भी नहीं था। ज़रूरत मुझे इसका था, ज़रूरत मुझे इसका था। तो देखो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में वहाँ यहाँ पे उतना ही इस पॉइंट है कि नहीं। तो क्या हम लोग समझे? देखो क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं एक बार। कह रहा है क्या, द गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होना चाहिए? कह रहा एनी सरफेस नियर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा कि कोई सा भी सरफेस ले लिए, तो बोलेंगे नहीं, तब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला नहीं है। अगला कह रहा नहीं हमेशा स्फेरिकल लीजिए, बोलेंगे ये भी सही नहीं है, हम लोग कहीं सिलेंड्रिकल भी ले लेते हैं, अलग अलग शेप का भी ले लेते हैं, अपने सुविधा के अनुसार अपना ये गॉसियन सरफेस लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है ये सिमेट्रिकल सरफेस कंटेनिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी पॉइंट ऑन विच इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए सिंगल फिक्स वैल्यू, यानी ऐसा गॉसियन सरफेस लो जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हो वो इक्वल होना चाहिए। समझ गया क्या? तो चलो इसका सही आंसर जो है वो सी है, और बात तो समझ ही गया। अब इसको एक्सप्लेन कर दिया, उसके हेल्प से लिख लेना कि गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल रहे, यानी सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लेना है। हम लोग यही कोशिश करते हैं। वैसे कोई भी क्लोज सरफेस लोगे तो वो एक गॉसियन सरफेस होता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन हम डील किए थे, तो लाइव क्लास में भी लास्ट आवर में हम डील किए थे, तो पूरी तरह से टोटल क्वेश्चन डील नहीं हो पाया था और थोड़ा नेटवर्क वगैरह के वजह से बहुत अच्छा जो है उसका रिकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए उसको जो है ना वीडियो को प्राइवेट कर दिया गया है, क्योंकि अब तुम देखोगे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए बेहतर ढंग से डील कर दिया गया है। साथ में वो भी तुम लोगों को वीडियो अपलोड कर देंगे,
जो लाइव क्लास में पढ़ाए थे उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। देखो ये हमेशा एक बात याद रखो, चाहे रियल लाइफ हो, है ना, चाहे तुम्हें क्लासरूम में पढ़ा रहे हो या कहो ये कैमरा के सामने पढ़ा रहे हो, देखो हमने जो है कोई बहुत डिफरेंट स्ट्रैटेजी नहीं अपनाया है। हाँ, एक चीज़ पे हम लगातार फोकस रहे हैं कि तुम कैसे बेहतर तरीके से बात को समझ सको। मैं वो कोशिश ज़रूर करता हूँ। एक चीज़ जानना, अब जैसे हम क्या करें कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी बातें करने लगे कि तुमको जल्दी कोई बात समझ में नहीं आए, और तुम क्या करो कि पहले से तो एक लेस एनर्जेटिक फील कर ही रहे हो, और जो है ना तुम्हारा हौसला कुछ दब जाए, कुछ डाउन हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कोई बुक के राइटर है तो वो क्या करते हैं कि मेरा बुक डिफरेंट दिखाई पड़े, इसीलिए सारा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, क्रॉसिंग द रिवर, रेन का सब का प्रॉब्लम कहाँ डाल देते हैं, वेक्टर चैप्टर में। कि कोई स्टूडेंट जब एक बार पढ़ता है ना तो उसको क्या लगे कि अरे क्या गजब का बुक है, बाप रे बाप, ये तो सब जो है गजब गजब क्वेश्चन है। देखो वो कुछ अजब गजब क्वेश्चन नहीं है, बस बात यही है कि नर्सरी के बच्चा को क्लास 6 के सिलेबस के कुछ चीज़ डाल दो और उनको जो है ना थोड़ा फीलिंग आने लगे कि अरे बाप क्या गजब का क्लास चल रहा है। तो बिल्कुल नहीं। देखो जब शुरू से ही तुमको बतलाए हैं, मेरा स्ट्रैटेजी है कि एक सीक्वेंस्ड बेस्ड बात होनी चाहिए। अगर सीक्वेंस बेस्ड नहीं रहेगा तो स्टूडेंट बात को अगर समझ ही नहीं पाएगा तो एक दिन 2 दिन ऐसे ही झूठ मूठ के अपने आप को इंगेज तो रखेगा, लेकिन फाइनली वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हर वीडियो तुमको प्रॉपर वे में समझ में आए। और देखो धीरे धीरे मैं उसके लेवल को, जैसे तुम्हारे क्लासरूम में भी हम करते थे ना, धीरे धीरे लेवल को टफ करेंगे और फिर जो हायर लेवल के क्वेश्चन है वहाँ तक पहुँचेंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा और सब सीख भी जाओगे। ठीक ना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जैसे मान लो 1 मिनट के लिए हम तो बहुत से तुमको क्वेश्चन ऐसा बतलाए कि कोई क्वेश्चन मान लो कि इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया है, इसमें आया, हम जानबूझ करके वो सब बात नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे पहले ही माइंड में आ जाएगा, वो समझ गए ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला हमसे नहीं बनेगा। ठीक ना। हम तुमको कहीं से भी डिस्करेज करना नहीं चाहते हैं, इसलिए सारे लेक्चर को बारी बारी से पढ़ना। अगर मान लो बाय द वे तुम पहले से नहीं भी पढ़ पाए हो, है ना, अभी तुम डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो, तो हो सके यहाँ से समझ में नहीं आए तो हम कुछ डाइपोल का भी कहीं बात हो गया है ना, कुछ अलग अलग मैटर आ गया जो कि गॉस लॉ का बात है तो कूलम्स लॉ का बात है, कारण कि टेस्ट क्वेश्चन में तो सब था। तो कोशिश करना कि स्टार्ट से हम वीडियो देख लें, नोट्स भी बना लें, और बार बार वीडियो ही देखने की बात नहीं है। देखो ये सब कोई मैटर नहीं है कि हम यहाँ पे जो है ना कि तुम खूब मेरे को देखते रहो, ये करो। हम तो कहते हैं तुम डाउनलोड भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड करो आराम से, तुम उसको बनाओ, लिखो, पढ़ो, बस तुम बेहतर करो, केवल यही उद्देश्य है। और एक चीज़ बता दें, जो भी तुमको होमवर्क मिले ना, वो होमवर्क कॉपी में एक जगह बनाना ज़रूर। हम सारे क्वेश्चन को डील करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स भी, क्योंकि देखो अभी तुम लोग में बहुत से स्टूडेंट के पास बुक भी नहीं है। फिर जो है कुछ स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे यहाँ बहुत बेहतर नेटवर्क नहीं होता है, तो फिर डेटा प्रॉब्लम है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो कोई बात नहीं, मैं जो हूँ लगातार कोशिश करूँगा कि तुमको जितना से जितना जो भी लॉकडाउन पीरियड है जिसमें ऑफलाइन क्लास नहीं हो रहा है, बहुत से बच्चे मुझे फ़ोन भी करते हैं, अपने परेशानियों को रखते हैं, मैं तुम लोगों के साथ पूरी तरह से हूँ। ठीक ना। ध्यान से देखना, पढ़ना। चलो धन्यवाद।